हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। आज आप सभी के लिए क्रैश कोर्स लेकर आई हूँ, ठीक है। और इस क्रैश कोर्स में उसी क्वेश्चन को रखा गया है जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह केवल और केवल बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और यह सब VVI क्वेश्चन है, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर ले और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और क्रैश कोर्स लेने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करें। इस नंबर पे क्रैश कोर्स लेने के लिए जल्द से जल्द आप सब संपर्क करें और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप लोग ले सकते हैं और क्रैश कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, ठीक है। इस क्रैश कोर्स में केवल आप सभी के लिए VVI क्वेश्चंस है। चलिए, आज का क्रैश कोर्स का फर्स्ट क्लास है। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में। और आज का क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चंस है लेसन 1। इसमें चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, साथ में आंसर भी दिया जाएगा और नोट्स में भी सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। PDF भी दिया जाएगा। फर्स्ट लेसन है फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है ठोस अवस्था। और फिर इसका शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चंस के बारे में आज हम सब जानेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांच को अतिस्थिति द्रव्य क्यों कहा जाता है? कांच को अतिस्थिति द्रव्य क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जो कांच है वह कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ग्लास इज अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है और उसमें क्या होता है कि कण जो होते हैं, आयन जो होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं उसके एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं, जिसके कारण इसके बीच रिक्त स्थान होती है, ठीक है। और इसमें देखिए बहाव की प्रवृत्ति होती है। कांच को अतिस्थिति द्रव्य क्यों कहा जाता है? माना जाता है कि कांच एक अतिस्थिति द्रव्य है, क्यों? तो देखिए फिर से, जब कांच पिघला हुआ अवस्था में होता है, जब कांच पिघला हुआ अवस्था में होता है तो उसमें धीरे धीरे बहने की प्रवृत्ति होती है, धीरे धीरे बहने की प्रवृत्ति होती है। और पिघलते समय कांच का ठंडा होना पर्याप्त रूप से तेज हो जाता है। जब कांच पिघला हुआ अवस्था में रहता है तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे बहने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि द्रव के समान उसमें बहने की प्रवृत्ति होती है और द्रव के जैसा वह बहता है तो उसमें प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। और पिघलते समय कांच का ठंडा होना तीव्र हो जाता है, यानी कांच जो है पिघलकर तेजी से ठंडा होने लगता है, ठीक है। जिसके कारण कांच के अवयवी कण एक दूसरे से काफी दूर दूर स्थित होते हैं। इसमें क्या होता है, जब कांच को पिघलाया जाता है उसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है और उस समय कांच जो होता है पिघलते समय तेजी से ठंडा हो जाता है और पिघलने के बाद फिर उसका जो कांच के अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण का मतलब परमाणु, अणु, आयन, ये सब जो भी हैं एक दूसरे से काफी दूर दूर स्थित होते हैं, काफी दूर दूर स्थित होते हैं, जिसके दो कणों के बीच में रिक्त स्थान होने लगती है। देखिए, एक कण यहाँ और एक कण यहाँ, इसके बीच रिक्त स्थान हो गया। तो रिक्त स्थान होने के कारण ताप और ऊष्मा वायु द्वारा अवशोषित हो जाता है, जिससे कांच तुरंत ठंडा हो जाता है। जब इसके बीच रिक्त स्थान, इसके अवयवी कण यानी परमाणु, अणु, आयन के बीच रिक्त स्थान हो जाता है तो उस समय कांच जो है तेजी से ठंडा हो जाता है। तो इसलिए और फिर इसमें वायु द्वारा अवशोषित हो जाता है, जिससे कांच तुरंत ठंडा हो जाता है। इसलिए कांच को ठंडा द्रव्य या फिर अतिस्थिति द्रव्य माना जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई इस क्वेश्चन का कि कांच को अतिस्थिति द्रव्य क्यों कहा जाता है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, ग्लास इज अ एमॉर्फस सॉलिड, और फिर इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है, यह द्रव के समान बहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कांच जो है, इसके कांच में अवयवी कण
एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित होता है, ठीक है, जिसके बीच रिक्त स्थान हो जाते हैं और रिक्त स्थान होने के कारण इसका जो है ताप और ऊष्मा वायु द्वारा अवशोषित हो जाता है, जिससे कांच तुरंत ठंडा हो जाता है। इसलिए कांच को ठंडा द्रव या फिर अतिस्थिति द्रव्य कहते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सब आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको चैप्टर वाइज रखा गया है। चलिए नेक्स्ट है, आणविक ठोस एवं आयनिक ठोस के प्रत्येक एक एक उदाहरण दें। आणविक ठोस एवं आयनिक ठोस के प्रत्येक एक एक उदाहरण देते। देखिए आणविक ठोस है क्या, इसके बारे में भी देख लेते हैं। आणविक ठोस क्या है? वैसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे आणविक ठोस कहते हैं, या फिर वैसे ठोस जिनका अवयवी कण अंतराली आकर्षण बल के द्वारा मजबूत आकर्षण बल के द्वारा वैसा ठोस जिनका अवयवी कण वैन डर वाल्स के द्वारा जुड़े होते हैं फिर बंधे होते हैं, तो उसे हम आणविक ठोस कहते हैं। तो आणविक ठोस का एग्जाम्पल जैसे कि देखिए, आणविक ठोस आपका हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि बर्फ हो गया, और फिर बर्फ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, ये सब आपका आणविक ठोस है जो कि वैन डर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं और या फिर अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब रहा बात कि अब आयनिक ठोस क्या है, तो आयनिक ठोस को भी समझ लेते हैं कि वैसे ठोस जो आयनों द्वारा मिलकर बने होते हैं, आयनों से मिलकर बने होते हैं। सिंपल सी बात है कि आयनिक ठोस जो है वह धन आयन और ऋण आयन के मिलने से बनता है। धन आयन प्लस ऋण आयन, जो धन आयन और ऋण आयन के मिलने से बनता है उसे आयनिक ठोस कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए अब रहा है कि एक एक उदाहरण दे, दोनों का एक एक उदाहरण दे, आणविक ठोस और आयनिक ठोस का। आणविक ठोस का एग्जाम्पल हो गया आपका बर्फ हो गया, और फिर आयनिक ठोस का उदाहरण हो गया आपका NaCl, इस पे आपका प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। तो देखिए ये आयन से मिलकर बने हैं। और एक और भी हो जाएगा आपका KCl, पोटेशियम क्लोराइड और फिर पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब आपका आयनिक ठोस है और ये सब आपका आणविक ठोस है। तो आ गई समझ में आणविक ठोस क्या है और आयनिक ठोस क्या है और इसके ये एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट है आपका, आप सभी को बहुत ही आसान तरीके में समझाया जा रहा है, जल्द से जल्द आप सब क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर ले, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका कि ये आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। क्वेश्चन है आपका कि थर्ड क्वेश्चन है, आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक एवं गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, कैसे और क्यों, व्याख्या कीजिए, ठीक है। देखिए क्योंकि ठोस अवस्था में बता दें कि आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। आयनिक ठोस में जो ठोस होते हैं उनका अवयवी कण मजबूत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, मजबूत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, जो कि उनके आयन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। और फिर क्या होता है कि वह घूम भी नहीं सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। इसके कारण जो है ठोस विद्युत का कुचालक होता है। और द्रव अवस्था में इनका जो अवयवी कण है और फिर आयन जो है वह चलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में स्वतंत्र होता है। इसलिए आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु
द्रवावस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए डिफिनेशन से चलते हैं। क्योंकि ठोस अवस्था में धन आयन और ऋण आयन, ठोस अवस्था में धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे से मजबूत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। समझ गया? इसलिए जो क्या कर रहा है कि ठोस अवस्था में धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे से मजबूत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके आयन जो चलने के लिए उसमें कोई आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि उसमें कोई आयन चलने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, जबकि द्रव अवस्था में धन आयन और ऋण आयन एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। सिंपल सी बात है कि ठोस अवस्था में ठोस के जो अवयवी कण है वह एक दूसरे से मजबूत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, जो चलने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं और नहीं वह घूम सकते हैं। लेकिन वही द्रव अवस्था में जो आयन है और अवयवी कण है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चल सकते हैं और चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इस प्रकार से उनमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इसलिए आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक एवं द्रव अवस्था में ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट है कि जब एक ठोस को गर्म किया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, और फिर इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो देखिए जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसका परमाणु या आयन अपने जालक स्थल से पूर्णतः हट जाते हैं। किसी भी ठोस को जब गर्म किया जाता है तो उसका परमाणु या फिर आयन अपने स्थल से यानी कि अपने स्थान से हट जाते हैं। तो हटने के बाद इससे परिरिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। तो यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। देखिए जब हम किसी पदार्थ को लेते हैं, ठीक है, जब किसी ठोस को लेते हैं, एक ठोस को, और उसको हम हीट देते हैं, ठीक है, उसको हम हीट देते हैं तो गर्म होता है। जब किसी ठोस को हम हीट देते हैं तो गर्म होता है। गर्म होने के बाद जो उनके परमाणु और फिर आयन, क्या परमाणु या आयन जो है वह क्या होता है, अपने जालक स्थल से हट जाते हैं। ये नहीं कि हट कर निकल जाते हैं, हट जाते हैं। और हटने के बाद क्या होता है कि पदार्थ के घनत्व नहीं, उसके बाद क्या होता है, हटता है तो एक परिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। अब मान लीजिए, चलिए मानते हैं ये क्लास है और इस क्लास में विद्यार्थी है, ठीक है, मान लीजिए कि 10 विद्यार्थी हैं एक क्लास में, उसमें से एक विद्यार्थी निकल गए, एक विद्यार्थी क्लास से बाहर हो गए, जिसके वजह से उस विद्यार्थी का वहां का सीट खाली हो गया और फिर जो है वहां पे रिक्तिका दोष उत्पन्न हो गया। और जो क्लास है उसका घनत्व कम हो गया, एक विद्यार्थी के निकलने से उसका घनत्व कम हो गया। तो इसी प्रकार से इसको भी देखते हैं। देखिए कि जब ठोस को गर्म करते हैं तो वहां से परमाणु और आयन निकल जाता है, अपने स्थान से निकल जाता है, और निकलने के बाद उसमें रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है, परिक्तिका दोष उत्पन्न होता है, और फिर उसके बाद पदार्थ के घनत्व कम हो जाता है। तो क्योंकि कुछ परमाणु या फिर आयन क्रिस्टल से हट जाते हैं, तो इसके बाद क्या होता है, जब परमाणु या आयन क्रिस्टल से हट जाता है, तो देखिए तो यही है इसका आंसर कि जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। तो जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो परिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। कैसे? तो उसको जब गर्म करते हैं, ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, तो वहां से परमाणु और आयन बाहर निकल जाता है, जिसके कारण परिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। फिर कह रहा है कि इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होता है और किस प्रकार। तो इससे यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है क्योंकि कुछ परमाणु या आयन निकल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का 5वां क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है। जानते हैं कि कोई भी ठोस जो होता है वह मजबूत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, उनके कण काफी नजदीक नजदीक होता है, जिसके कारण वह मजबूती से आपस में बंधे होते हैं। ठीक है, ऐसे बंधे होते हैं और उनके कण जो है वहां से अगर हट भी जाते हैं तो उनका जो ये का आयतन है वह निश्चित ही रहता है और नियमित रूप से वही रहता है। देखिए, क्योंकि प्रत्येक ठोस का अवयवी कण, क्वेश्चन है ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है, तो देखिए क्योंकि प्रत्येक ठोस का अवयवी कण यानी कि परमाणु अनुआयन एक दूसरे से काफी अंतरान्विक आकर्षण बल से बंधे होते हैं। प्रत्येक ठोस का अवयवी कण अंतरान्विक आकर्षण बल से बंधे होते हैं, तो बंधन तोड़ने के बाद भी ठोस के कण एक नियत स्थान पर ही उपस्थित रहते हैं। बंधन टूट भी जाता है तो जो ठोस के कण होते हैं वह इधर उधर नहीं होते हैं, एक ही स्थान पर स्थित होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, देखिए, इसलिए ठोस का आयतन निश्चित होता है। यदि यहाँ से कण इधर से उधर निकल जाता तो हो सकता था कि आयतन बढ़ जाता या फिर घट जाता, लेकिन इनके कण जो है बंधन तोड़ने के बाद भी निश्चित, मतलब कि एक ही स्थान पर स्थित है। बंधन तोड़ने के बाद भी कण एक नियत स्थान पर ही स्थित है, जिसके कारण आयतन नियत होता है। अब समझ में आ गया कि ठोसों का आयतन नियत क्यों होता है। चलिए नेक्स्ट है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। पूछ रहा है कि किस प्रकार के ठोस जो है वह विद्युत चालक आघातवर्धनीय एवं तन्य होती है। तो धात्विक ठोस आंसर होगा आपका, धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस कैसे होगा, तो इसमें क्या है, जानिए कि धात्विक ठोस किसे कहते हैं। तो जो धात्विक ठोस है वह क्रिस्टल के धन आयन और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, उसी को धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस किससे बने होते हैं, तो क्रिस्टल के धन आयन और फिर उसके स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के द्वारा मिलकर बने होते हैं, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। और धात्विक ठोस में क्या होता है कि इनके जो धात्विक ठोस है कि यह इसमें चमक पाई जाती है और यह विद्युत का सुचालक होता है या आघातवर्धन एवं तन्य होता है। ये सब धात्विक ठोस का गुण है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्धन एवं तन्य होती है। तो आपका आंसर होगा कि धात्विक ठोस। ये जो है धात्विक ठोस आपका आघातवर्धन एवं तन्य होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। अब है कि जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जालक बिंदु। तो जो जालक बिंदु है, परमाणु जिस स्थान पर स्थित होता है उसी को जालक बिंदु कहते हैं। परमाणु जो जिस स्थान पे स्थित होता है उसी को जालक बिंदु कहते हैं। चलिए देखते हैं, परमाणु जिस बिंदु पर स्थित होते हैं उसे जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिस्टल का अवयवी कण यानी परमाणु अनुआयन को निरूपित किया जाता है, उसी को जालक बिंदु कहते हैं। या देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको पिक्चर डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं। ये आपका जालक बिंदु का डायग्राम बना रहे हैं। चलिए, जालक बिंदु का डायग्राम है। डायग्राम है जालक बिंदु का। ठीक है,
देखिए यही आपका जालक बिंदु, आकाशीय जालक कहिए या फिर जालक बिंदु कहिए। थ्री डायमेंशनल है, ये 3D है, तो ये आकाशीय जालक या फिर जालक बिंदु। तो जो भी यहाँ पे कण इसके उपस्थित है, परमाणु अणु आयन जो भी कण है, ये सब इसी को जालक बिंदु कहा जाता है। या फिर ऐसे देखिए, देखिए ये आपका डायग्राम है। इसमें देखिए कि जहां जहां आपका परमाणु अणु आयन उपस्थित है, ये सब इनके अवयवी कण है, जो भी ये सब अवयवी कण उपस्थित हैं, उसी बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपका अवयवी कण है, समझ में आ गई जालक बिंदु क्या है। चलिए नेक्स्ट है कि ठोस ये अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? मतलब ये ठोस का नाम पूछ रहा है कि वह कौन सा ठोस है जो अत्यधिक गलित या फिर ठोस दोनों अवस्थाएं में वह क्या होता है कि विद्युत रोधी होता है, यानी कि विद्युत धारा का विरोध करता है, अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, विद्युत रोधी होता है। और फिर क्या कर रहा है कि अत्यंत उच्च ताप पर वह पिघलता है, बहुत ही उच्च ताप, हाई टेम्परेचर देने पर यह पिघलता है, हीट देने पर। और फिर किस प्रकार का ठोस है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका कि सहसंयोजक ठोस या फिर नेटवर्क ठोस। क्वेश्चन कर रहा है कि वह कौन सा ठोस है, तो सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। जानिए कि सहसंयोजक ठोस क्या है। तो वैसे ठोस जो सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है या फिर अंतराली आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, वही आपका सहसंयोजक ठोस होते हैं। और एक सहसंयोजन बंधन द्वारा जुड़कर एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण करता है, उसी को सहसंयोजक ठोस कहते हैं। तो आपको ठोस जो पूछा तो वह हो गया सहसंयोजक ठोस, लेकिन आपका एग्जाम्पल भी इसमें पूछ रहा है कि वह एग्जाम्पल में मतलब कि वह है क्या जो कि अत्यधिक टेम्परेचर पे यानी अत्यधिक तापमान पे पिघलता है। तो देखिए वो आपका हीरा है, जैसे में आपका हीरा हो गया, हीरा है जो कि गलित अवस्था एवं ठोस की अवस्था दोनों में विद्युत का कुचालक होता है, यानी विद्युत रोधी होता है। और फिर इसको अत्यधिक तापमान देने पर ही यह पिघलता है। जब हम इसको अत्यधिक तापमान देते हैं तो यह पिघलता है। चलिए इसका आंसर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ग 12 और वर्ग 16 यौगिकों से आप क्या समझते हैं। देखिए वर्ग 12 और फिर वर्ग 16 यौगिकों से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दे। तो इसका आंसर है कि वर्ग 12 तथा वर्ग 16 के तत्वों के सम्मिश्रण से बनाए गए यौगिकों के वर्ग को वर्ग 12 एवं 16 के यौगिक कहते हैं। जब हम वर्ग 12 के तत्व एवं वर्ग 16 के तत्व को मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब दोनों को मिलने से दोनों के तत्व को जब मिलाते हैं तो एक यौगिक प्राप्त होता है। तो उस यौगिक को ही वर्ग 12 एवं 16 के यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे जेडेनएस यानी आपका जेडेनएस जो है वह वर्ग 12 एवं 16 के यौगिक का उदाहरण है। ठीक है, समझ में आ गया कि जेडेनएस जो है वर्ग 12 एवं 16 के यौगिकों के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो 9 था और 10 देखिए। अब 10 देखिए
नंबर क्वेश्चन है, वर्ग 14 के तत्व n प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि द्वारा अपमिश्रित करके रूपांतरित करता है। ठीक है, वर्ग 14 के तत्व को n प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि द्वारा अपमिश्रित करके रूपांतरित करता है। तो यह अशुद्धि किस प्रकार से संबंधित होना चाहिए? देखिए, इसका आंसर होगा आपका कि इसे वर्ग 15 के तत्व से अपमिश्रित करना चाहिए। जो वर्ग 14 के तत्व है उसको n प्रकार के अर्धचालक, तो n प्रकार के अर्धचालक क्या होता है इसके बारे में देखिए, इसके बारे में बताते हैं। n प्रकार के अर्धचालक क्या होता है? जो n टाइप अर्धचालक होता है तो किसे कहते हैं? जब वर्ग 15 के तत्व को मिलाते हैं या फिर 5 संयोजित तत्व को मिलाते हैं तो जो हमको प्राप्त होता है उसी को एन टाइप अर्धचालक, जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक में वर्ग 15 के तत्वों को मिलाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब इसे वर्ग 15 के तत्व को से अपमिश्रित करना चाहिए, यहाँ चालकता में वृद्धि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यहाँ चालकता में वृद्धि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो एन टाइप अर्धचालक में है कि हम सब वर्ग 15 के तत्वों को मिलाते हैं। ठीक है, जिससे एन टाइप अर्धचालक बनता है। तो एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है और उसमें विद्युत धारा के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो कह रहा है उसका आंसर आपका वर्ग 15 के तत्वों को अपमिश्रित करना है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि ठोस असंपीड्य क्यों होता है? ठोस असंपीड्य क्यों होता है इसके बारे में देखिए। ठोस असंपीड्य क्यों होता है? ठोसों के अवयवी कण यानी कि परमाणु अनुआयन, ठोस के अवयवी कण परमाणु अनुआयन आते में बीच की दूरी बहुत कम होती है। इन्हें और अधिक पास लाने पर इन कणों में इलेक्ट्रॉन अवयवों में प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाएगा, अतः इन्हें अधिक पास नहीं लाया जा सकता है। इन्हें और अधिक पास नहीं लाया जा सकता है। तो देखिए, ठोसों के अवयवी कण जो है परमाणु अनुआयन वह एक दूसरे से काफी दूर दूर स्थित होते हैं। बहुत कम, उनके बीच की दूरी जो है कम होती है। ठोसों के अवयवी कणों के बीच की दूरी जो है बहुत कम होती है, जिसके कारण इन्हें और अधिक पास लाने पर इन कणों में इलेक्ट्रॉन जो है अवयवों में प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाए। जब इसको हम और अधिक पास लाएंगे तो इनमें कणों में प्रतिकर्षण होने लगता है, तो इन्हें अधिक पास नहीं लाया जा सकता, इसलिए ठोस असंपीड्य होता है। इसलिए ठोस असंपीड्य हो सकता है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई ठोस असंपीड्य क्यों होता है। अब नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य लवण सोडियम क्लोराइड, सामान्य लवण सोडियम क्लोराइड कभी कभी पीला क्यों दिखाई देता है? तो इसे देखिए अब, तो सोडियम क्लोराइड का पीला रंग उसके ऋण आयनिक स्थल और फिर पर उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। क्या बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड का यानी सोडियम क्लोराइड का पीला रंग इसके ऋण आयनिक स्थल पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अयुग्मित का मतलब सिंगल, ठीक है, जोड़े में नहीं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे कि लोन पेयर, बॉन्ड पेयर होता है, ये आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन यहाँ क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ अयुग्मित बोल रहा है,
तो एक हटा देते हैं। तो देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, रहने के कारण इन स्थलों को एफ केंद्र कहते हैं। इन स्थलों को एफ केंद्र कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने के लिए दृश्य प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्टिव रहने के लिए जो दृश्य प्रकाश है उससे एनर्जी को अवशोषित करता है, ठीक है, और फिर जिससे क्रिस्टल पीला दिखाई देता है। समझ में आ गई कि सामान्य लवण सोडियम क्लोराइड कभी कभी इसका रंग पीला क्यों दिखाई देता है? तो सोडियम क्लोराइड के पीले रंग उसके ऋणायनिक स्थल पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के उपस्थित रहने के कारण दिखाई देता है, रहने के कारण होता है। इन स्थलों को एफ केंद्र कहते हैं, जो इसमें इलेक्ट्रॉन उत्तेजित रहने के लिए दृश्य प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे क्रिस्टल पीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट है कि एक क्रिस्टल में एफ केंद्र क्या है? एक क्रिस्टल में एफ केंद्र क्या है? जब क्षारीय हैलाइड को क्षारीय धातु वाष्प के वायुमंडल में, देखिए जब क्षारीय हैलाइड को क्षारीय धातु वाष्प के वायुमंडल में गर्म किया जाता है तो हैलाइड ऋण आयन धातु की सतह पर आकर, जब इसको हैलाइड के क्षारीय धातु को वायुमंडल धातु को वाष्प के वायुमंडल में गर्म किया जाता है तो क्या होता है कि क्षारीय धातु जो होता है ऋण आयन धातु की सतह पर आकर क्षारीय धातु परमाणुओं में संयुक्त हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन ऋण आयन रिक्तिकाओं में विस्तारित हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयन रिक्तिकाओं को घेरता है एफ केंद्र कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वह ऋण आयन रिक्तिका को घेरता है तो एफ केंद्र कहलाता है, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि बिंदु दोष की परिभाषा लिखे या फिर क्रिस्टलों में बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? देखिए बिंदु दोष के परिभाषा लिखे या क्रिस्टलों में बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? तो बिंदु दोष है क्या, इसके बारे में जानिए, जानकारी लेते हैं कि बिंदु दोष क्या है। बिंदु दोष है आपका, फिर बी क्या रहा है, ये तो आपका ए है। तो बिंदु दोष क्या है? जब क्रिस्टल में से कोई कण अपने निर्धारित स्थान से गायब हो जाता है तो क्रिस्टल की संरचना में उत्पन्न अव्यवस्था को बिंदु दोष कहते हैं। जब क्रिस्टल में से कोई कण यानी कोई अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से गायब हो जाता है यानी कि निकल जाता है तो फिर इस प्रकार के जो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होती है उसी को बिंदु दोष कहते हैं, ठीक है। उसी को उस संरचना में हुए बदलाव को बिंदु दोष कहते हैं, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट, बी कह रहा है कि क्रिस्टलीय दोषों से फ्रैंकल दोष क्यों होता है? क्रिस्टलीय दोषों से फ्रैंकल दोष क्यों होता है? अब है कि फ्रैंकल दोष क्या है? तो क्रिस्टल जालक में से फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल जालक में से क्रिस्टल में से कोई धन आयन अपने निर्धारित स्थान से निकलकर किसी अंतराली स्थान में फंस जाता है। देखिए बाहर नहीं निकलता है, क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन क्रिस्टल के अंदर ही उसके अंतराली स्थान में फंस जाता है। तो इस प्रकार क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसी दोष को क्रिस्टलीय फ्रैंकल दोष कहते हैं, उसी दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, बी ना है आपका, बी है, क्वेश्चन नंबर बी है। तो जब क्रिस्टल जालक में से एक आयन का मतलब कोई धन आयन अपने निर्धारित स्थान से निकलकर यानी कि उसका फिक्स स्थान था वहां से वह निकलकर क्रिस्टल के अंतराली स्थान में फंस जाते हैं तो क्रिस्टल में उत्पन्न इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं।
इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, क्रिस्टल में से जब कोई कण निकलता है, कोई धन आयन निकलता है, तो वह बाहर नहीं निकलता है, क्रिस्टल के अंतरालीय स्थान में फंसता है, जिसके कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित होता है। क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित होता है। क्यों अपरिवर्तित? क्योंकि इसमें से कोई कण नहीं बाहर गया और नहीं कोई बाहर से अंदर आया, ठीक है, इसलिए। और ये भी जान लीजिए कि क्रिस्टल दोष में केवल धन आयन ही अंतरालीय स्थान में फंसता है या फिर जाता है। फिर उसके बाद क्रिस्टल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इसमें धन आयन ही अंतरालीय स्थान में फंसता है। इसमें इसे उत्पन्न करने में कम एनर्जी, अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और भी है इसके गुण जो आपको नोट्स में दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अब है आपका लॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चंस, ठीक है। तो बच्चों, आप सभी को इतनी बात समझ में आ गई, जो भी क्वेश्चन मैंने बताया सब आप सभी के जुबान पे होना चाहिए। और फिर मैं कल नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर ले, और जो मैं नंबर यहाँ पे लिखी हूँ उस नंबर पे संपर्क करें क्रैश कोर्स के लिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक आप सभी को दिया गया है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, एकदम आसान तरीके में। और क्रैश कोर्स में उसी क्वेश्चंस को रखा गया है जो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, और यह बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है और दम आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को इसमें लिया गया है क्रैश कोर्स में। तो बच्चों, अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।